आयुर्वेद के भ्रम और तथ्य। आयुर्वेद के बारे में समाज में, वैद्यों में, डॉक्टरों में, देश विदेशों में जो भी मिथ्स और फैक्ट्स, इनके बारे में जो भी भ्रम है वो सब दूर करने के लिए आज का हमने ये वीडियो बनाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। आज का युग एक विज्ञान का युग है। यहाँ पे झूठ के लिए कोई जगह नहीं है और सत्य पर आप कितना भी गुरुत्व आवरण कर लीजिए, ये झुक नहीं सकता या दब नहीं सकता। तो विज्ञान का यही महत्व है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। दोस्तों, आयुर्वेद में जो आज के संशोधित जो बहुत सी बातें हैं वो आयुर्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ये बात सत्य है, लेकिन जो भी संशोधन आज हो रहे हैं उनका नाम बदलकर, टर्मिनोलॉजी बदलकर जो कहे गए, अगर उसका मतितार्थ हम शास्त्र में कहे सिद्धांतों पर लगाकर देखेंगे तो ये मालूम होता है कि ये तो बातें ऑलरेडी हमारे विद्वान महर्षियों ने हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कह के रखी है। तो सिर्फ इसका हमको कोरिलेशन या कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि नाड़ी पूरी अन रहाय पूरी, मतलब नाड़ी देखना, पूरी खाना और पड़ी रहे, मतलब पड़े रहो। तो ऐसे जो कहते हैं छद्मता से ये कहा जाता है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलत फहमी समाज में है कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत देर से असर करती है, मरते दम तक पुड़िया लेनी पड़ती है। दादा को दवा दिए तो नातू या पौत्रादि पंतु को लाभ मिलता है। ऐसे बहुत सारे भ्रम समाज में है। आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है, आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जो हमने हमारे वीडियो के जरिए उनका सब आपको क्लियर करके दिया है, उसके एविडेंसेस दिए हैं, संदर्भ दिए हुए हैं। तो आज के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे मिथ्स क्या है और फैक्ट्स क्या है। तो पहला मिथ्स है डिलेड एक्शन। आयुर्वेद की दवा डिलेड एक्शन होती है, लेकिन इट इज नॉट सो। ये ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेद में हर्बो मिनरल ड्रग्स ऐसे है जो इंस्टेंट काम करते हैं। दूसरा है नो साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के बारे में लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ये ऐसा नहीं है। अति सर्वत्र वर्गेत। अगर आपने अमृत का भी ज्यादा पान कर लिया तो आपको उसका भी अपचन होने वाला है, इसलिए ऐसा हम कह नहीं सकते। तो जहाँ पे एक्शन है वहाँ पे रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट तो होता ही है अगर आपने ज्यादा किया तो। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत से लोगों ने उष्ण काढ़े पिए और काढ़े से उनका मूलव्याध पैदा हो गया। तो ये फैक्ट है। अगर काढ़ा ही गर्म है, उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है, तो मूलव्याध तो पैदा करने वाला है। तो ये फैक्ट्स है। तीसरा है आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है। ये सरासर गलत है। सर्जरी इज द गिफ्ट ऑफ आयुर्वेद टू द वर्ल्ड एंड आचार्य सुश्रुत इज द फर्स्ट सर्जन ऑन दिस अर्थ। प्लास्टिक सर्जरी और अन्य बहुत सारे सर्जरी, 1170 सर्जरी उन्होंने उनके सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। ये सब मॉडर्न सर्जन्स और यूरोप में सब लोग मानते हैं। और आप आयुर्वेद जो जहाँ पे डेवलप हुआ है, ऐसे भारत देश में भारत के लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है, आयुर्वेद के लोग सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत धारणा है। ये मैं हमारे न्यायपालिकाओं को भी कहना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद की स्टडी कीजिए और उसके हिसाब से ही आप न्यायदान करते जाइए, क्योंकि पूरा ज्ञान रखना ही आपका परम कर्तव्य है। ऐसे मैं उन सबको विनती करता हूँ। दूसरी बात एनेस्थेसिया की है। फैक्ट ये है कि आयुर्वेद में एनेस्थेसिया नहीं है। मिथ ये ऐसा है, लेकिन इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में एनेस्थेसिया की संहिता उपलब्ध नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पे सर्जरी परम सीमा पर है और जबकि यूरोप और अमेरिका के लोगों को कपड़े पहनना भी मालूम नहीं था, तब हमारी सर्जरी चरम सीमा पर थी। और ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ सर्जरी हो रही है और वहाँ एनेस्थीसिया ना हो? तो इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मॉडर्न सर्जरी में सर्जरी की बुक अलग होती है और एनेस्थीसिया की बुक अलग होती है, वैसा ही भगवान धन्वंतरी के जो चरकसुत आदि जो शिष्यगण थे, तो उनमें से 4 लोगों ने शल्य पर संहिताएं लिखी और बाकी अन्यों ने एनेस्थीसिया पर, संज्ञानाश पर संहिताएं लिखी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश से वो आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अंग्रेजों के हुकूमत की वजह से, मुगलों के आक्रमण की वजह से, विदेशियों के आक्रमण की वजह से बहुत सारी संहिताएं जला दी गई, नदियों में बहा दी गई, नष्ट कर दी गई है, इसलिए आज वो उपलब्ध नहीं है।
इसके बारे में आगे मैं और कहना चाहूंगा। एनेस्थीसिया के बारे में भी संदर्भ हमें संहिता मिलता है और एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा ऐसा हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। हमारा वीडियो आप देखकर आपको ये एनेस्थीसिया में आयुर्वेद में एनेस्थीसिया है कि नहीं ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न के सर्जरी के बारे में भी मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्रग्स। पिछला ही हमारा वीडियो इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा के बारे में आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग नहीं है, ये टोटली गलत है, दिस इज नॉट ट्रू और ये हम मानते नहीं। ड्रग्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज इट, यू कैन उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारा इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा का वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट्स ये है कि इमरजेंसी ड्रग्स में इंटुबेशन का वर्णन हमें कभी नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, लेकिन ऑक्सीजन का वर्णन प्राणदायक वायु के बारे में हमें सुश्रुत संहिता में मिला है। मिथ ये है व्याधि जड़ से समाप्त होता है और फैक्ट ये है यस व्याधि जड़ से समाप्त होती है, लेकिन अगर वो साध्य है या फिर उच्च साध्य इस अवस्था तक है तो जरूर होता है। और चिकित्सा के दो प्रकार माने गए हैं, कहे गए हैं, किए जाते हैं शमन और शोधन। दोष और दोष व्याधि के अनुसार उसकी क्या अवस्था है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जड़ से खत्म होती है। शुद्ध चिकित्सा कही जाती है आयुर्वेद की, प्योर ट्रीटमेंट होती है, ये है वो ये सच है। नाड़ी विज्ञान ये भी सच है, नाड़ी विज्ञान बहुत पहले से मौजूद है, ये आयुर्वेद का ही भाग है। अभी रिसर्च के बारे में फैक्ट ये है कि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च करो, रिसर्च होना चाहिए। अरे भाई रिसर्च क्यों होना चाहिए, किस बारे में जो रिसर्च होना चाहिए? मेरी खुद की ये राय है कि आयुर्वेद में रिसर्च की बिल्कुल गलत जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ रिसर्च। रिसर्च कौन सी चीजों में, अन्य चीजों में होनी चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। तो लिटरेचर के बारे में रिसर्च की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो परिपूर्ण है। हमारे आयुर्वेद की औषधि ये अनुभूत औषधि है, एक्सपीरियंस बेस है, नॉट एक्सपेरिमेंट बेस है। औषधियों के गुणधर्म शाश्वत है। जो शुंठी, एक एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए शुंठी के गुणधर्म जो 5000 साल पहले हमारे आचार्यों ने लिख के रखे, आज भी वैसे के वैसे जू के त्यों है, कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उनके गुणधर्म शाश्वत है, कोई बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक्सपीरियंस जो होता है, आपको आया हुआ एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होता है, लेकिन आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो वो गलत हो सकता है, गलत धारणा आप ले सकते हैं, उससे गलत कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपीरियंस आपका गलत नहीं हो सकता। तो ये फर्क है आयुर्वेद की औषधि और अन्य शास्त्रों की औषधियों में, ये एक्सपीरियंस बेस है, नॉट एक्सपेरिमेंट बेस है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन को टेलर मेड मेडिसिन भी कहा जाता है। तो लिटरेचर के बारे में तो कुछ रिसर्च की जरूरत नहीं है, बाकी अन्य फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, लोगों की कहना है, ऑब्जेक्शन है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, आयुर्वेद की औषधियों का प्रमाणित करने का अभाव है, प्रमाणित नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे भस्मों के बारे में ऐसा कहा जाता है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्ट ये है कि आयुर्वेद की औषधि ये शुद्धिकरण और सूक्ष्मीकरण करने के लिए आयुर्वेद की अपनी पद्धति है, पैरामीटर्स है। मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स लगाना गलत है, वो उसके बलबूते पर आप प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्वेद की अपना खुद का फार्माकोपिया है, फार्माकोलॉजिकल साइंस है, वो अपने ही पैरामीटर्स लगाकर उसका शुद्धिकरण और सूक्ष्मीकरण करते हैं, ये फैक्ट्स है। आयुर्वेद भस्म के बारे में बहुत सारे एंटी आयुर्वेद लोग ये फैलाते हैं कि आयुर्वेद के भस्म किडनी को डैमेज करते हैं। ये कुछ हद तक सत्य है, इसमें तथ्य है, लेकिन तथ्य क्यों है ये आप जानना जरूरी है। गलत तरीके से अगर आपने कोई भी दवा बनाई तो वो आपको साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट देगी, ना कि इफेक्ट देगी। तो ये तो भस्म के बारे में भी होता है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। भस्म बनाने के लिए जो कूट दिए जाते हैं वो सही अग्नि संस्कार उस पर होना चाहिए, यह दोष रह जाता है। नहीं तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से कूट विधान या अग्नि संस्कार नहीं किया तो औषध निर्माण में ये दोष आप दूर कर सकते हैं। यह औषधि निर्माण प्रक्रिया का दोष हो सकता है, ना औषधि का। ध्यान में रखिए, औषध बनाने के लिए औषध निर्माण करने वाले का दोष हो सकता है, औषधि का नहीं। तो इसलिए भी मैंने ये कुछ हद तक ये सत्य इसलिए माना है कि ये औषध अगर गलत तरीके से या कम अग्नि संस्कार से बनाया गया है तो इसमें सदोषता रह सकती है। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से बनाकर आयुर्वेद के पैरामीटर्स लगा दिए तो ये ऐसा संभव नहीं है कि किडनी से डैमेज हो जाए। यह भस्म अगर ताम्र, लोह, स्वर्ण का हो तो यह सूक्ष्म रूप से शरीर में संचित होती है। अगर ये प्रॉपर तरीके से न बनाया गया तो वह आयुर्वेद का दोष नहीं है, ये बनाने वाले का दोष है, औषधि निर्माण वाले का दोष है, उसका निग्लिजेंस है।
कि वो नॉट इन प्रॉपर वे उसको बना रहे हैं, वह आयुर्वेद की कसौटी लगाकर तैयार नहीं किया है, ये उससे साबित होता है। बसलू की क्या बात है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो एलोपैथी में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो तो नेफ्रोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक, कोई न्यूरोटॉक्सिक, ऐसे हर किसी न किसी ऑर्गन्स को टॉक्सिसिटी देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो प्रॉपर तरीके से भी बनाया तो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ प्रॉपर तरीके से ना बनाने पर ही वो साइड इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। आजकल हम देखते हैं दंत धावन के लिए मतलब टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारे विज्ञान देखते हैं कि आपकी इसमें टूथपेस्ट में राख है क्या, लवण है क्या, कोयला है क्या, तो ये विज्ञापन हम आजकल देखते हैं। पहले के जमाने में जब डेंचर साफ करते थे तो उसके लिए राख, लवण, नीम की शाखाएं मतलब नीम की डालियां और कोयले की पाउडर इस्तेमाल करते थे। तो आजकल घूम फिर के आजकल के टूथपेस्ट में वही आ गया। 20 साल पहले के एडवर्टाइजमेंट में ये कंपनियां उसको बदनाम करती थी, आज वही उसका कॉपी कर रहे हैं। तो ये अपने को आज समझ में आना चाहिए कि किसके सिद्धांत, किसके प्रिंसिपल्स शाश्वत है, एटर्नल्स है, जो 5000 साल पहले कहा गया था कि आपके टूथपेस्ट में ये होना चाहिए, आपने इससे दंत धावन करना चाहिए, आज आपके टूथपेस्ट में वही आ गया है। तो कौन किसकी कॉपी कर रहा है ये आप खुद जानिए। दूसरे चिकित्सा शास्त्र की तुलना में आयुर्वेद से हम नहीं कर सकते, आयुर्वेद की तुलना हम अन्य शास्त्रों से नहीं कर सकते। आयुर्वेद जन्म से पहले और मरण के बाद तक का शास्त्र है। ये अथर्ववेद का उपवेद है, इसको पंचम वेद भी कहा गया है। यह मानव निर्मित नहीं है, इसको ब्रह्मा जी ने स्मरण किया है और ये सृष्टि के निर्मित के साथ ही है। अन्य वैद्य शास्त्रों की तरह नहीं है, ये मानव निर्मित है, ये सदोष हो सकते हैं, ये देवकालीन है, वेदकालीन है, ये इसलिए परिपूर्ण शास्त्र है। आयुर्वेद पर टीका करना बहुत आसान है, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत ही शाश्वत है। आज का युग एक्सट्रीमली एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आयुर्वेद में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। आयुर्वेद दुनिया में सबसे पहला वैदिक शास्त्र है। इसको शास्त्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में सोचा है क्या? तो इसके बारे में इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट और इसके खुद के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, किसी और के इन्होंने लिए नहीं है, खुद के है, नो प्लेगरिज्म एट ऑल, इसलिए हम इसको शास्त्र कह सकते हैं। और शास्त्र साइंस कहने की ऑल पैरामीटर्स पर ये फुलफिल होता है, फुलफिलिंग द ऑल पैरामीटर्स। और इस पर आयुर्वेद 100% खरा उतरता है। अभी आगे और एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि मिसिंग द ट्रेजरी ऑफ द ट्रेजरी ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की जो संहिता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिखरी गई है, लूटी गई है। ऑथेंटिक लिटरेचर जो एट प्रेजेंट अवेलेबल है उसके बलबूते पर ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जो लॉस्ट हो गई है, जो लूटी गई है, अगर वो हमें मिल जाती है तो हमें अन्य कोई शास्त्र, जैसे कि हम आज एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न साइंस का, तो वो भी करने की शायद जरूरत ना पड़े। तो नो नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी स्टडी ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो ये सब जो अलग अलग देशों में बिखरी पड़ी है, तो ये भारत सरकार ने वो उन देशों से लाने का प्रयास करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर्स ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ऐसा हमें मालूम होता है। इसके लिए एक हमारे जो परमादरणीय गुरुवर्य तातेशासी जलूकर थे भुसावल के, उन्होंने इसके बारे में मुझे कहा था कि जब वो जर्मनी टूर पर थे तो वहाँ पे एक रिसर्च साइंटिस्ट थे कॉर्नी लुइस ब्रुएल नाम। तो उन्होंने जब वो हमारे गुरु जी से मिले थे, जलूकर जी से मिले, तो उन्होंने कहा था, ओ डियर डॉक्टर जलूकर, डू यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द इंडियन वेदा एंड वैदिक लिटरेचर इज विद अस, नॉट इन इंडिया। तो ये बात कहकर जब उन्होंने कही हमारे गुरु जी से, तो वो तो एकदम हैरान हो गए। फिर उन्होंने उसके बारे में उनसे ज्यादा जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने उसके लिए जो साइंटिस्ट थे कॉर्नी लुइस ब्रुएल, उन्होंने उसके लिए असमर्थता जता दी, उन्होंने आगे कुछ बताया नहीं। तो ये फैक्ट है। तो ये जो हमारे लिटरेचर जर्मनी में है, जापान में है और चाइना में, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में है, वहाँ से सब इकट्ठा करना चाहिए। और ये सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, तो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ये जमा करके उस पर सर्च और रिसर्च करना चाहिए। तकरीबन 1000 के ऊपर ग्रंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड बिखरे हुए हैं, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। सरकार ने उसे वापस जरूर लानी चाहिए। जो संहिताएं आज भारत में नहीं लेकिन अन्य देशों में है, उसकी तकरीबन जो संहिताएं है उसकी लिस्ट मेरे पास है कि कौन कौन सी संहिताएं थी लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, उसकी लिस्ट मेरे पास है। आयुर्वेद हमारा अभिमान है, ताकत है और इसके बलबूते पर ही हम वैश्विक गुरु बन सकते हैं। इसका सदैव सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद के बारे में मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल नीराम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए और
लाइक करना न भूले। धन्यवाद।